नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद पढ़ाकू में। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे संविधान के इवोल्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग इसी श्रृंखला में हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। तो पहले पार्ट में हमने समझा था कि 1773 से 1858 तक के कैसे ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। उस वो टर्म था, पूरे टर्म में ब्रिटिश शासन का नींव रखा गया था। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में इवोल्यूशन का जो एक्ट था उसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, और पार्ट 2 में हमने 1858 से 1892 तक के एक्ट्स के जरिए देखा कि कैसे भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व देना शुरू किया गया था। मतलब कुछ जो इंडियंस थे उनको अब जो ब्रिटिश का जो शासन था उसमें पोस्ट देना स्टार्ट कर दिया गया था। ये पार्ट 2 में हम लोग जाना। अब हम लोग उस दौर में पहुंच चुके हैं जब भारत में राजनीतिक चेतना तेज हो चुकी थी। मतलब राजनीतिक गतिविधि बहुत ज्यादा तेज हो गया था और राष्ट्रीय आंदोलन उभर चुका था और अंग्रेज को मजबूरन संवैधानिक सुधार करने पड़े थे। तो आज हम 1909 से लेकर 1947 तक के 7 सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव को समझेंगे जो भारत की आजादी के दहलीज तक ले गए थे हमें। तो कुछ इस प्रकार हैं 7 महत्वपूर्ण संवैधानिक एक्ट, जिसमें पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मोंटी मॉर्लो रिफॉर्म के बारे में बोला जाता है इसको। दूसरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1990, जिसको मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। और तीसरा है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। धीरे धीरे करके बारी बारी से हर एक एक्ट को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के बारे में बोलते हैं। इस जो एक्ट का नाम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे? मॉर्ली थे, ठीक। और मिंटो जो थे वो उस समय वाइसराय थे इंडिया के, तो इसलिए इस एक्ट को नाम दिया गया, दूसरे नाम से भी जाना जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के बारे में। इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, सेंटर का और प्रोविंस का, उसको इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक। मेंबर ऑफ गवर्नर काउंसिल जो था वो इंक्रीज हो गया था, क्या 16 से 60 कर दिया गया था। Through central legislative council retain official majority, but provincial council were allowed to keep non-official majority। मतलब यही कि इसमें क्या किया गया था कि आपको काउंसिल तो बढ़ा गया था, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑफिशियल मेजोरिटी दे दिया गया था, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल जो थे उनको ऑफिशियल नहीं मेजोरिटी नहीं अलाउ किया गया था, उनको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में ही रखा गया था। और इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया था। किसके लिए? मुसलमान के लिए। और इस लोग को एक कम्युनल एलिमेंट के रूप में, इंडियन पॉलिटी के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसमें और जानते हैं तो इसमें पहली बार इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किसमें किया था? तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन वेयर अलाउ इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय, और इंडियन को अलाउ कर दिया गया था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वायसरॉय का, उसमें। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे पहले इंडियन मेंबर बने जो कि वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने गए। पहले मेंबर कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो ये है। काउंसिल वेयर गिवन द राइट टू डिस्कस एनी मैटर, कोई भी मैटर को डिस्कस कर सकते थे आप काउंसिल में, ये राइट दे दिया गया। मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट पे बात कर सकते थे, बजट, और क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आप कर सकते थे काउंसिल से, बट दे डिड नॉट हैव ए राइट टू वोट, लेकिन अभी तक वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। देयर वर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, ये सबका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था। अब बात करते हैं अगला एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको बोलते हैं, दूसरे नाम से जाना जाता है मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में। इसमें डायरकी को पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया। ये दो लेवल पे किस लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें द रूल ऑफ टू मतलब के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हो गया और मिनिस्टर हो गए। गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस वेयर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट दो भाग में बांट दिया गया, ट्रांसफर और सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक, ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, इनको रिजर्व सब्जेक्ट जो एडमिनिस्टर देखा जा रहा था किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो कि गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता, और ट्रांसफर सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया जाता, ये भी गवर्नर द्वारा हेड किया जाता। मतलब सीधा समझिए, रिजर्व जो सब्जेक्ट था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एडमिनिस्टर कर रहे थे, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्टर कर रहे थे। और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। रिजर्व सब्जेक्ट में आता था वो सब लेजिस्लेचर के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन मिनिस्टर क्या था, मिनिस्टर वाले में जो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो सारे रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के लिए। ऑल द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट, जिसको स्टेट को हम लोग प्रोविंस कहते थे। ठीक, दो स्टेट में बात दिया गया यहाँ पे, प्रोविंस वेयर गिवन मोर ऑटोनॉमी एंड दे कुड लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू प्रोविंस। मतलब उसके पास, प्रोविंस के पास पावर था कि वो अपना, जैसे अभी हम लोग का स्टेट है उस तरीका से प्रोविंस था वहाँ। अब उसके बाद इसमें बाय लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, जिसको अपर हाउस हम कहते हैं, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, इसको लोअर हाउस कहते हैं, जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चल रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। फिर उसमें 3 मेंबर आउट ऑफ द 6 इन द वॉइस रॉयल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर द इंडियन एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी जो 6 मेंबर थे उसमें से 3 मेंबर जो थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन रह सकते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए अभी तक इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया, किसके जो कंटिन्यू जो मुस्लिम को पहले दे चुका था सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन अब इसमें एक्सटेंड करके बोला गया कि सिख, क्रिश्चियन और यूरोपियन और एग्लो इंडियन को भी इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट वोट देने का अधिकार दे दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द इलेक्टेड नॉमिनेट ऑफिशियल एंड नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया गया था। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें इसी एक्ट में इसके साथ ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी जो था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, प्रॉपर्टी और एजुकेशन एंड टैक्स के बेसिस पे। द एक्ट कंसिस्ट ऑफ द प्रीएम्बल, जिसमें एक्ट क्या था, प्रीएम्बल, एक्ट में प्रीएम्बल भी था। इसमें प्रीएम्बल था कंप्राइज सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, इसमें बेसिक प्रिंसिपल मेंशन था। इट वाज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ये एक तरह से आप इसको मतलब गवर्नमेंट की तरफ मोड़ दिया गया था, मतलब डेमोक्रेसी की तरफ हल्का हल्का मोड़ने का प्रयास किया गया था। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी जो हम लोग देते हैं, यहीं पे यूपीएससी का भी नींव रख दिया गया था, एक तरह से बोलिए। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उसका नींव रखा गया था, उसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1926 में। अब अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में ये अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज था, अभी तक में जितना भी निकला था उसमें से सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज था। इसके तहत प्रस्तावित किया गया था, जो तुम्हारा ये कब आया गया था, द persistent demand of administrative reform led by the British government to the appointed security statutory commission in 1927, popularly known as साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद ये जो था एक्ट, इसको पास किया गया,
निकाला गया था टू इंक्वायर एंड इनटू द रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो भी था उसको देखते हुए उसको चेंज करते हुए इसको रिपोर्ट जो 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया था, उसके बाद इसको लाया गया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट जो कंसिडर किया गया था एक सीरीज वहाँ पे लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, ये राउंड साइमन कमीशन का, और 3 राउंड जो टेबल था, मतलब जो इसको बोलेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका ये तस्वीर है। ये कब हुआ था तो 1930 से लेके 1932 में चला था। एंड ए व्हाइट पेपर वाज प्रिपेयर एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और व्हाइट पेपर नाम से जो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था उसको व्हाइट पेपर नाम से बोला गया, और तब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको पास किया गया। अब क्या था इस एक्ट में, इस पे बात करते हैं। तो यह एक्ट बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट था, इसका मेन फीचर ये सब था। दिस एक्ट एबोलिश डायरकी, जो डायरकी को लागू किया गया था प्रोविंस में उसको खत्म कर दिया गया, और एस्टेब्लिश डायरकी जो कर दिया उसको सेंटर में कर दिया। डायरकी क्या था तो डायरकी ये था फंक्शन ऑफ डायरकी, सेंट्रल में जो है उसके नीचे में काम करेंगे, फंक्शन जो है वाइसरॉय का होना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिफेंस एक्सटर्नल हो गया, फेयर जो ट्राइबल एरिया का है वो अलग है, और रेस्ट ऑफ मैटर उसको अलग दिया है। रेस्ट ऑफ द मैटर जो दिखेगा वो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो देखेंगे, और काउंसिलर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मतलब ये सब कौन देखेंगे, वाइसरॉय देखेंगे। ठीक, फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट वेयर इन द हैंड ऑफ द वाइसरॉय, जो रिजर्व सब्जेक्ट इसको रिजर्व सब्जेक्ट में माना जाता था, रिजर्व सब्जेक्ट जो वाइसरॉय के अंदर में आ गया। who work with काउंसलर एंड नॉन रिस्पॉन्सिबल, जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके साथ काम करेंगे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में आता है, सारे मैटर जो बच्चे कुछ जो रियल में नहीं आते हैं वो वाइसरॉय के द्वारा देखे जाएंगे, किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो जो की रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। उसके बाद इसको इफेक्ट में ला दिया गया। अब इस दिस एक्ट लेड टू प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन comprised of the British Indian province and princely state as unit। अब देखिए इसमें क्या किया गया कि अब इसको प्रिंसली स्टेट को जो था, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करके जोड़ के। ठीक, इसमें प्रिंसली स्टेट वे फ्री टू ज्वाइन फेडरेशन, और प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र था इस फेडरेशन में ज्वाइन करने के लिए। ऑल्दो दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू द एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और ये जो फेडरेशन था इसको बाद में फिर जाके हट गया, एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट इसको रिफ्यूज कर दिया गया था। तो यह एक्ट प्रोवाइड कर रहा था डिवीजन ऑफ पावर के लिए, जो अभी हमारे पास है डिवीजन ऑफ पावर है ना, 3 पद में क्या क्या है, हम लोग लेक्चर 3 में बात किए थे डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसी तरीका से यहाँ भी 3 पार्ट में बात दिया था। फेडरल लिस्ट इसमें 59 सब्जेक्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट इसमें 54 सब्जेक्ट था, और कंकरेंट लिस्ट 36 सब्जेक्ट था। कुछ यहाँ बात बांटा हुआ है दिख रहा है। फेडरल इसमें एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी एंड क्वाइनेज, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स आते थे। प्रोविंशियल लिस्ट में पुलिस, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस और एजुकेशन आता था। कंकरेंट लिस्ट में क्रिमिनल एंड प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज और डिवोर्स का बात होता था। अब आगे, रिड्यूसिंग पावर वेयर इन द हैंड ऑफ वाइसरॉय, रिड्यूसिंग जो पावर जितना भी पावर था वो वाइसरॉय के अंदर में था। बाय कैमुलर लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसमें था बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में। ठीक, इट एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास वोमेन। अब इसमें और एक्सटेंड करके सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया, डिप्रेस्ड क्लास वोमेन को कर दिया गया, और लेबर को कर दिया गया। और इन एडिशन टू द मुस्लिम, इंडियन, क्रिश्चियन, जो सब पहले था उसमें वो रहने दिया गया, और खाली डिप्रेस्ड क्लास की जो वोमेन थी उस वोमेन और लेबर को कर दिया गया। और इसमें फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड करके 10% पे कर दिया गया, टोटल पॉपुलेशन का 10%। फेडरल कोर्ट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, दिल्ली पे। पहले कलकत्ता में किया गया था, अब दिल्ली में किया गया विथ ए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के साथ नॉट मोर देन 6 जज, 6 जज का से ज्यादा नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ा एक्ट था। अब अगला है आपका अगस्त हॉपर 1940। अब अगस्त हॉपर कहते हैं किसको, क्यों कहा जाता है इसको अगस्त हॉपर, तो लॉग
ग्रो जो वाइसरॉय थे वो इशू किए थे एक स्टेटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में 6 अगस्त 1940 में, जो कि अगस्त ऑफर के नाम पे जाना जाता है। ये है लॉर्ड लिंथगो। इसमें ये एक टाइप का प्रॉमिस था, आफ्टर द जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होगा तो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा और डोमिनियन मॉडल एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा इंडिया में, ये बोला गया था। मतलब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और डोमिनियन मॉडल को एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को शांत करने के लिए ये ब्रिटिश सरकार है अगस्त पर एक घोषणा था। तो इसमें मतलब वही डोमिनियन स्टेटस बोला गया। उसके बाद दूसरा बोला गया रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा इंडियन के राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर प्रोविनेंट इंडियन जो था उसको अपॉइंट कर किया जाएगा ब्रिटिश मतलब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और कंसल्टेटिव काउंसिल में को भी के एडवाइस से वार अफेयर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया कि वार अफेयर में लिया जाएगा, ऐसा कुछ। ये एक तरीका का मतलब क्या ऑफर मतलब प्रॉमिस टाइप से किया गया था। अब अगला है क्रिप्ट मिशन 1942। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड सेंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्ट को भेजा गया, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के। मार्च 1942 में एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन हुआ था जो कि वेयर टू बी अडॉप्ट व्हाइल फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल टू द मेजर पार्टी इन इंडियन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ड्राफ्ट डिक्लेरेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसी को कहा जाता है क्रिप्ट मिशन, मतलब क्रिप्ट मिशन कहा जाता है। The proposal provide for the Indian Union comprised of the British province in India and princely state and dominion states to India as per the participant to the British Commonwealth of the nation। अब देखिए ये प्रपोजल डाला गया इंडियन यूनियन को कि जितना भी ब्रिटिश प्रोविंस था इंडिया में कि द प्रिंसली स्टेट एंड डोमिनियन स्टेट्स टू इंडिया, मतलब उसको मतलब है कि प्रिंसली स्टेट और पार्टिसिपेट करेगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन में। जवाहरलाल नेहरू कहते डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज डोर नेल। समझे, ये किनके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। एक मिनट। तो क्रिप्ट मिशन हमको लगता है कि आप लोग समझ गए हैं क्रिप्ट मिशन क्या था। एक बार फिर से क्रिप्ट मिशन को समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच में क्या हुआ था, अंग्रेज ने भेजा किसको? स्टैफर्ड क्रिप्ट को, जो कि मेंबर थे किसके? कैबिनेट के, जो वहाँ के कोलिशन गवर्नमेंट था उसका मेंबर थे। मार्च 1992 में भेजा गया। किस लिए भेजा गया? तो एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन हुआ था जिसको अडॉप्ट किया गया था भारतीय अडॉप्ट विद द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं दोनों पार्टी के द्वारा। ठीक, प्रस्ताव दिया गया कि भारत को एक नया यूनियन इंडियन यूनियन बनेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठित करेगा। ठीक, भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। समझे, प्रांतों को जो प्रिंसली स्टेट थे को संघ से बाहर निकलने की आजादी है। मतलब जो इंडिया में अगर रहना है तो रहे, नहीं रहना है नहीं रहे, उसके लिए आजादी है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट मतलब ये कांग्रेस था इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, खारिज कर दिया अपनी तरफ से। तो वही उसी पे बोले जवाहरलाल नेहरू कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट डेड एज डोर नेल। ये है, इन्हीं को भेजा गया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्ट। अगला है क्लीमेंट एटली का अनाउंसमेंट जो 15 मार्च 1946 में हुआ था। ये सबसे बहुत लैंडमार्क चीज है। इसी के बाद इसी में बोला गया था लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट किया। कब किया? 15 मार्च 1946 में किया गया था कि दैट ब्रिटिश वाज रेडी टू प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिया। मतलब इंडिया को आजादी देने के लिए आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तैयार है और पावर ट्रांसफर कर देगा रिस्पॉन्सिबल हैंड में, मतलब पावर अब ट्रांसफर इंडिया का हो जाएगा। कब तक? जून 1948 तक ब्रिटिश चले जाएंगे, ये बोल दिए थे। कौन? क्लीमेंट एटली। और जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है उनको भी सिक्योर किया गया था। कैबिनेट मिशन को भेजा, विजिट करेगा इंडिया को और असिस्ट करेगा इंडियन को कि
सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सके। यही है क्रिमिनल इटली, उस समय यही थे। हाँ, अगला है सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में ही जो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। The main objective of the cabinet mission plan was find out the way and mean for the peaceful transfer of power. पावर ट्रांसफर करने का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या था? पावर आराम से शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया के पास पावर चला जाए। टू सजेस्ट मेजर टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मिशनरी, जो सीधा इसको काम था कि ट्रांसफर पावर ठीक से हो जाए और क्या हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन मिशनरी है वो ठीक तरह से उसकी फॉर्मेशन हो जाए। तो कैबिनेट मिशन जो कंप्राइज 3 लोग के द्वारा थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन जो में आए थे वो, और मिस्टर अलेक्जेंडर। ये इंडिया में आए कब? 24 मार्च 1946 में। ए यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। यूनियन ऑफ इंडिया बना के किसको? ब्रिटिश इंडिया जो था वो और प्रिंसली स्टेट है उसको मिला के एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया। थर्स एडवोकेटिंग ए अनडिवाइडेड इंडिया वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। यहाँ तक अनडिवाइडेड इंडिया कॉन्सेप्चुलाइज्ड का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया ही बनाया गया था। यहाँ तक a constituent assembly was to be selected and interim government to be formed with the support of major party। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और उसके साथ एक इंटरिम आंतरिक अंदर में गवर्नमेंट फॉर्म किया गया जो कि सब चीज देख रेख करेगी सारे पार्टी के सपोर्ट से। यही है आपको लॉर्ड, यहाँ पे देखिए लॉर्ड क्या है, वेवलेल, वो ये वॉइस रॉय थे, उसके साथ जो कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं ये सब एक फोटो है उनका। अब देखिए इसी में इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑल मेंबर ऑफ इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी इंडियन। जितना भी इंटरिम गवर्नमेंट में मेंबर थे सब इंडियन थे। एंड देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस, और उसमें वॉइस रॉय के द्वारा बहुत कम ही इंटरफेरेंस किया जा रहा था। इट ऑल्सो प्रपोज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी कंसिडर्ड 292 मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया से 292 मेंबर को लिया गया और 93 मेंबर लिया गया फ्रॉम इंडियन स्टेट के द्वारा से लिया गया। All state subject along with restricting power should be vested in province। जितना था खत्म कर दिया गया। ठीक, जो proposal था of cabinet mission were accepted and constituent assembly election took place in जनवरी 1946। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ गया और कैबिनेट मिशन के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये हमारा पार्टीशन के पहले अनडिवाइडेड इंडिया का ये मैप है। इसमें जो येलो रंग से दिख रहा है, येलो वाला, वो अब ब्रिटिश इंडिया है, और जो ये आपको दिख रहा है ये सब ब्लू रंग का, ये प्रिंसली स्टेट है जिसको हम लोग इंडियन स्टेट कह रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इसके तहत हम लोगों को क्या मिला था? आजादी मिला था। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ था? तो ड्यू टू द मुस्लिम लीग एग्रीटेशन, मुस्लिम लीग बहुत हल्ला कर रहा था कि हमको क्या चाहिए? सेपरेट कंट्री चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आए अपना बेहतरीन प्लान के साथ, बहुत बेकार सा प्लान जो कि था क्या? पार्टीशन प्लान, जिसको हम लोग दूसरे नाम से लॉर्ड माउंटबेटन प्लान करते थे। ये 3 जून 1947 में ये प्लान डाले थे। On 20 फरवरी 1947 क्लीमेंटली डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंड बाय 30 जून 1948। 20 फरवरी 1947 में क्लीमेंटली ये डिक्लेयर कर दिए थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्या होगा? 30 जून 1948 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन बट आफ्टर माउंटबेटन which put forward a plan for the united India, Hindustan and Pakistan which was accepted by the Congress and the Muslim League। ये जो यूनाइटेड हिंदुस्तान पाकिस्तान था ये मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब एक्सेप्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको जल्दी से जल्दी इफेक्ट में लाया गया और माउंटबेटन प्लान के रूप में इसको जाना जाता है, पार्टीशन प्लान को। और इसको एनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 साथ इनेक्ट कर दिया गया। ये है आपका पार्टीशन के बाद का मैप है। पार्टीशन के बाद ये सब जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये आपका क्या चाहिए? प्रिंसली स्टेट है और हिंदू सिख माइग्रेशन, जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको ऑरेंज वाला, यहाँ हिंदू सिख माइग्रेशन हुआ, मुस्लिम माइग्रेशन ये जो दिख रहा है येलो वाला, ये ग्रीन वाला, ये है मुस्लिम माइग्रेशन। और जहाँ पे डार्क दिख रहा है ये है, ये सब पाकिस्तान हो गया। ये सब जो है ये अदर स्टेट, छोटा छोटा स्टेट था जिसको ये लोग अपने में मिला लिए थे। अब आगे बात करते हैं इसमें कुछ मेजर प्रोविजन था इस एक्ट का। तो ये एक्ट
प्रोवाइड कर रहा था सीधा सबसे पहले कि इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना दिया था 15 अगस्त 1947 में। इसमें इंडिया को एक डिक्लेयर कर दिया था सॉवरेन कंट्री और इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। इस एक्ट में डिक्लेयर कर दिया था जो जितना भी ब्रिटिश का प्रोमिनेंसी था इंडियन पेनिनसुला से सबको आज़ादी दे दिया था। Each dominance was to have a general governor appointed by the British monarch। उसको एबोलिश करके वाइसराय ऑफिस को भी एबोलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियन वे फ्री टू अडॉप्ट एनी लॉ फॉर देयर टेरिटरी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों डोमिनियन का अपना अपना लॉ खुद बना सकता था अपने टेरिटरी के लिए, और जितना भी ब्रिटिश लॉ बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उसको हटा लिए गए थे इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा। ये उस एक्ट का पहला कॉपी है। अगला उसमें और भी कुछ बहुत कुछ थे। इट गेव ए पावर टू द लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी ऑफ द बोथ डोमिनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड कम इनटू द फोर्स। मतलब जितना भी जो भी पावर है जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं किया जाता है तो ब्रिटिश के सपोर्ट में देखरेख में चलेगा। पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट ऑफ इंडिया जो था उसको जो एबोलिश कर दिया गया था। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कहाँ बैठते थे? तो बैठते थे वो लंदन में बैठते थे इंडिया का, मतलब सीधा इसे समझ लीजिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के पास आ जाता था, वहां से वह जो किंग थे उनके पास जाता था। लेकिन उसको अब एबोलिश कर दिया गया, उसके जगह पे सिक्योरिटी ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन आ गया। और अभी आपको जो कॉमनवेल्थ गेम होता है जितना भी ब्रिटिश कंट्री है जो कि ब्रिटिश के अधीन थी उसके वही सबके बीच में होता है। इट प्रोवाइड दैट गवर्नेंस ऑफ द बोथ डोमिनियन वाज टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितना भी जो गवर्नमेंट चलेगा तब तक वो किसके द्वारा, कब तक, कौन एक्ट के द्वारा चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जितना जो सब था उसके द्वारा करेगा, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता बन नहीं जाता है। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है वो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन किस पे चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में चलेगा, जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आ जाता। जो डोमिनियन स्टेट है जिनको फ्री किया गया वो फ्री हैं, कुछ भी उसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो। कौन? इंडिया और पाकिस्तान। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक ये इसमें ये ऐतिहासिक दिया गया था कि जो 15 अगस्त 1947 के रात में हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश रूल से खत्म कर दिया गया वहाँ पे, और दो न्यू डोमेन को बना दिया गया जो इंडिया और पाकिस्तान थे। दोनों को पावर अपने अपने हाथों में दे दिया गया अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरी का। जो जितना उनका जो पार्टीशन के बाद हुआ था उतना उस स्टेट में दोनों को पावर दे दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बना दिया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया डोमिनियन इंडिया का, जो इंडियन था इंडिया डोमिनियन का पहला गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। ये उस समय का जो साइन कर रहे थे वो उनका था, ये साइन कर रहे थे वो, और ये लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम लोग ने यहाँ तक तो देख लिया कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस आया हुआ। लेकिन अब अगले वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंज फेस किए हमारे जो लीडर थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 15 अगस्त 1947 के बाद, और कैसे मैंने सब चीज की और कैसे लिखा गया वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितना दिन में? 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था। तो उसके बीच में क्या चैलेंजेस आई उनके बारे में अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो तीनों पार्ट है उसमें से जो भी पार्ट में आपको जो भी बेस्ट एक्ट लगा होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन अराइज होता है या क्वेश्चन आता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर एक कमेंट पढ़ी जाएगी और जो वहाँ पे जवाब भी दी जाएगी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस वीडियो का पीपीटी फॉर्मेट में पूरा स्लाइड को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज लर्न विद पढ़ाकू को जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अगर आपको छोटे मोटे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले, और ये हमारे फेसबुक हैंडल है उसको भी जाके फॉलो कर ले। तो हमारे साथ बने रहे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।